तो इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर पंकज पेनोली, हेल्थ एक्सपर्ट, लाइव जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 पर। आज जो 2DG को मंजूरी मिली है इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या देश भर में ये दवा कुछ राहत पहुंचाने का काम करेगी? देखिए, ये दवा निश्चित तौर पे ही देश भर में जो कोरोना के मरीज और कोरोना की जो हालत अभी हो रही है देश में, ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहे हैं, वेंटिलेटर बेड नहीं मिल रहे हैं, बहुत जगह ऑक्सीजन की जो कमी है वो निश्चित तौर पे इसमें कुछ ना कुछ इसमें हेल्प करेगी। और ये दवा जो है, इसका थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं तो ये दवा का जो एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था वो अप्रैल 2020 में हुआ था डीआरडीओ के थ्रू। और क्योंकि मार्च में हमारे देश में कोरोना की पहला वेब आया था, उसके बाद जो है ये डीआरडीओ ने अपने जो उनका इंस्टीट्यूट है उसमें इसके लिए सबसे पहले इसकी ट्रायल करी गई थी। और इसमें ट्रायल करी क्या गई थी, ट्रायल इसलिए SARS-CoV-2 वायरस के ऊपर इसका ट्रायल करा गया था, जिसमें पाया गया कि ये इस एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि ये SARS-CoV-2 जो वायरस है उसकी जो ग्रोथ है उसको ग्रोथ को रोकने में कारगर साबित हुआ। जिसके बाद इसी रिजल्ट को बेस रखते हुए सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से ने इसको जो है सेकंड फेज, जो फर्स्ट फेज होता है एक्सपेरिमेंटल, जो हम अपनी लेबोरेटरीज में करते हैं, और सेकंड फेज होता है क्लिनिकल ट्रायल। तो सेकंड फेज में क्लिनिकल ट्रायल के लिए इसको अप्रूव मिला था, जिसमें बहुत ही सिग्निफिकेंट तरीके से 110 पेशेंट के ऊपर इसका जो है एक्सपेरिमेंट हुआ था। जिसमें ये जो सेकंड ट्रायल थी ये 2 फेजों में हमारी हुई थी, फेज सेकंड ए, फेज सेकंड बी। फेज सेकंड ए में 6 हॉस्पिटल्स को इसके ऊपर इसमें इंक्लूड करा गया था, और सेकंड में 11 हॉस्पिटल्स को। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट जो थे वो 110 पेशेंट के ऊपर इसका रिजल्ट देखा गया। और इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। इसकी एफिशिएंसी ये थी कि जो मरीज को हमारे जो मरीज थे वो 2 कंट्रोल स्टडी इसकी करी गई है। कंट्रोल स्टडी में एक स्टडी जो है जिसके अंदर हमने 2DG जो 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज इसका ड्रग का नाम है, जो पहले में हमने इसको दिया तो उस जी तो कोरोना पर जो 2DG नाम की ड्रग DCGI के द्वारा इमरजेंसी इस्तेमाल को लेकर इसकी मंजूरी दी गई है। इस पर डॉक्टर से एक्सपर्ट एडवाइस आप देख रहे हैं, जिसपे डॉक्टर पंकज पेनोली हमारे साथ आज इस ड्रग के ऊपर जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से ये दवा मरीजों के लिए रामबाण साबित हो सकती है, उनके लिए एक आशा की किरण साबित हो सकती है। पंकज जी, बेसिकली ये दवा जो है बताया जा रहा है कि पाउडर फॉर्म में है और इसको ओरली मरीजों को दिया जाना है, तो किस तरीके से ये कौन से मेन एलिमेंट पर जाकर अपना असर दिखाएगी और किस तरीके से उनको राहत पहुंचाएगी? देखो, जो इसका कंपोनेंट है वो एक मतलब जेनेरिक बेस्ड कंपोनेंट है, और जैसे ही हम इसको लेते हैं तो ये अपने टारगेटेड सेल, जो हमारे कोविड के अभी टारगेटेड सेल है, उनके ऊपर जाके जो है ये डायरेक्ट उसमें ज्वाइंट हो जाता है। और ज्वाइंट होने की वजह से क्या होता है कि कोरोना के जो सेल्स हैं उनको ये ग्रोथ होने में रोकता है। जो इसका मल्टीप्लिकेशन है, जो सेल जो वायरस मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी ग्रोथ को ये रोकता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा जो ऑक्सीजन होता है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो हमें चाहिए होता है, जिसको हम कहते हैं सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, उसको ये उसकी रिक्वायरमेंट को ये कम कर देता है, और उसकी डिपेंडेंसी को कम करने की वजह से जो मरीज जो है हमारे 2.5 से 3 दिन पहले ही रिकवर होने शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, जितनी हमारी देश की जनसंख्या है, क्या उस लिहाज से आपको लगता है कि DRDO पर्याप्त मात्रा में ये दवा जनरेट कर सकेगा, या फिर कहीं इसके ऊपर भी रेमडेसिविर जैसी स्थिति ना आ जाए, इसकी कालाबाजारी जैसे शुरू हो गई थी? नहीं, इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जो ये ड्रग है, पापा मम्मी के फोन कर, इसका जो ये ड्रग है ये जेनेरिक बेस्ड है और हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और जो भारत की फार्मा इंडस्ट्री है वो बहुत फार अब जो है वो एडवांस हो चुकी है, जिसमें क्या है कि ये ड्रग हम आसानी से बना सकते हैं। और नॉट ओनली DRDO, क्योंकि भारत में बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां और भी हैं, तो इसके फॉर्मूले को जो
पेटेंट न करते हुए अगर भारत सरकार चाहे, क्योंकि डीआरडीओ भारत सरकार की एक विंग है और जो डॉक्टर रेड्डीज इसके साथ है, ये लोग जो है मैसिव प्रोडक्शन कर सकते हैं और ये पैसे के रूप में है। इसमें क्यों नहीं रेमडेसिविर जैसी कंडीशन आएगी, क्योंकि इसकी जो गाइडलाइन है वो मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट के लिए, माइल्ड पेशेंट के लिए नहीं है। तो माइल्ड पेशेंट के लिए न होने की वजह से इसकी जो अवेलेबिलिटी होगी मार्केट में वो ज्यादा रहेगी। डॉक्टर साहब, ऐसे कई माइल्ड पेशेंट्स हैं जिनको 3 दिन बुखार आ रहा है और 3 दिन बुखार आने के बाद वो ठीक हो जा रहे हैं, हालांकि कोरोना के बाकी लक्षण उनके शरीर में बने हुए हैं। ऐसे मरीजों के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, अगर केवल एक फीवर खत्म हो रहा है तो दैट डजंट मीन कि आपका कोरोना खत्म हो गया है। अनटिल अनलेस आपका आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो नेगेटिव ना आए, और उसमें भी कई बार ऐसा देखा गया है वो रिपीट हो जा रहा है जी। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें जो जो सावधानियां बताई गई हैं उन सावधानियों को हमें पूरी तरीके से फॉलो करना है। हमें कोई भी ऐसी चीज, मतलब मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी, भले ही आप कोरोना से नेगेटिव हो चुके हो लेकिन फिर भी आपको ये सारी चीजें और आपके सिम्टम, क्योंकि देखो इसमें जो सेकंड वेव आई है इसमें कोई फिक्स सिम्टम नहीं है। डायरिया वन ऑफ द सिम्टम, बॉडी एक वन ऑफ द सिम्टम, स्नीजिंग वन ऑफ द सिम्टम, फीवर वन ऑफ द सिम्टम। लेकिन फीवर जाने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि यू आर क्योर्ड। आपकी बॉडी में जब तक आखिरी सिम्टम है एंड आपका जो आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव जब तक नहीं आता है तब तक आपको ये सारी प्रिकॉशन करनी है। नॉट ओनली तब तक, बल्कि जब तक ये महामारी हमारे देश में चल रही है हमें वो प्रिकॉशंस लेने ही पड़ेंगे। डॉक्टर साहब, आप बता रहे हैं कि जब तक महामारी है तब तक हमको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। क्या लगता है, क्या इसका वैक्सीन ही एक इलाज है, इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं? देखो, वैक्सीन एक हद तक इलाज है। वैक्सीन जो है आपका 90-95% तक आपको सिक्योर्ड कर देगा, लेकिन वैक्सीन का मतलब नहीं है कि 100% आपको ये चीज दोबारा नहीं होगी। वैक्सीन के बाद भी ये चीज आपको हो सकती है। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के बाद भी कोरोना हो सकता है आपको। क्यों? क्योंकि वैक्सीन 100% नहीं होती है। सेकंड चीज, वैक्सीन का फायदा क्या होगा आपको? वैक्सीन का फायदा आपको ये होगा कि जो कॉम्प्लिकेशंस है, जो सीवियरिटी है, जो डिजीज की मोर्टेलिटी है, उससे आप बच जाओगे। मतलब आपको वेंटिलेटर ऑक्सीजन बेड पे नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है? आपको वो सीवियरिटीज नहीं आएंगी, आपका मोर्टेलिटी रेट, जो डेथ रेट है वो कंट्रोल रहेगा। आप उन कॉम्प्लिकेशंस के अंदर नहीं जाओगे जो जिनको वैक्सीन नहीं लगी है, जिनके अंदर वो मरीज जा रहे हैं। तो ये आपका वैक्सीन का फायदा है। और आप इफेक्ट होने का, आपका कोरोना वायरस मतलब कोरोना आपको होने के चांसेस जो है 90% तक कम हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, इस बीच एक नेजल वैक्सीन आने की खबर भी सामने आई है कि अब आपको इंजेक्शन के फॉर्म में ना देके जिस तरीके से नेजल ड्रॉप होते हैं आप वो लेके उसमें भी कोरोना पर काबू पा सकते हैं। ये इस तरीके की दवाइयां कितनी सहायक हैं और उन पर कितना भरोसा किया जाना चाहिए? देखिए, ये अभी इंडिया के अंदर अभी ये फुल फ्लैश तरीके से नहीं आया है। ये अभी एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में है कि इंडिया के अंदर ये कैसा काम करता है। तो कनाडा एंड जो हमारी पोलर कंट्रीज हैं उनमें देखा गया है कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। लेकिन फिर वही बात आती है कि यू हैव टू बी टेक प्रिकॉशन। जब तक आप प्रिकॉशन नहीं लेंगे आपको कोई भी चीज नहीं बचा सकती है। प्रिकॉशन इज बेटर। और उसके बाद इलाज तो हर चीज के है ही। तो इलाज में कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। जी सर। तो यू शुड बेटर टेक प्रिकॉशंस रादर देन यू गोइंग फॉर मेडिकेशन। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि ये विदेशों में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जा रही है, लेकिन अब ये दूसरी लहर की बात करें तो विदेशों में, खासकर कि चीन में कायाकल्प जैसी स्थिति है, वहां पर लोग नॉर्मली लाइफ जी रहे हैं। क्या कारण है कि हमारा देश जो है उस चीज से नहीं उबर पा रहा? क्या इसमें हमारे देश की कोई गलती है या फिर हमारी चिकित्सा व्यवस्था जो है उसको एक कोई क्रांतिकारी परिवर्तन चाहिए? नहीं, देखिए, वायरस का अगर आप एक पैटर्न लेके चलेंगे तो जिन लोगों को एक बार
कोई वायरस अफेक्ट कर देता है तो वही वैक्सीन वाला सिस्टम है कि जैसे जो पोलर कंट्रीज है, जो चाइना है, वहां पे ये फर्स्ट फेज में मैसिव तरीके से हुआ था। तो क्या होता है कि बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं हार्ड इम्यूनिटी। तो एक बार अगर आपको वायरस कोई डिजीज हो जाती है या कोई वायरस आपको अफेक्ट कर लेता है तो उसके अगेंस्ट बॉडी की एक हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो इन कंट्रीज में क्या है कि जिन कंट्रीज में फर्स्ट फेज में मैसिव इन्फेक्शन हुआ है, उनके जो लोग हैं उनके अंदर एक हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हुई है, जो इंडिया बच गया था। जी, इंडिया के अंदर उतना मैसिव इन्फेक्शन नहीं हुआ था, जो एक अच्छी बात थी। लेकिन क्या उसके साथ साथ क्या हुआ कि यहाँ के लोगों के अंदर वो हार्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है। तो ये डिपेंड करता है वायरस के नेचर में, वायरस का जो अभी अलग अलग स्ट्रेन आ रहा है, उस स्ट्रेन के ऊपर कि कौन सा स्ट्रेन अभी इफेक्ट कर रहा है। इंडिया के अंदर अभी 3-4 स्ट्रेन चल रहे हैं, तो उनमें से कौन सा स्ट्रेन आपको इफेक्ट करता है, और स्ट्रेन के अलावा आपका वायरस का जो नेचर है वो किस तरीके से है। अगर वो चीज हम देखेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि तो डॉक्टर साहब, जो एक वैक्सीन है, सपोज करें कि हमारे यहाँ मुख्य रूप से कोविशील्ड और कोवैक्सीन दी जा रही है, क्या सारे स्ट्रेन से निपटने के लिए एक ही वैक्सीन जो है वो पर्याप्त होती है, या अलग अलग तरीके के स्ट्रेन के लिए हमको अलग अलग तरीके से वैक्सीन चाहिए? नहीं, देखिए, इसमें क्या है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो है, वायरस तो एक ही है, लेकिन वो क्या करता है, अपना रूप बदलता है केवल। और जितनी इफेक्टिव हमारी कोवैक्सीन और कोविशील्ड है जो इंडिया के पास है, उतनी इफेक्टिव अभी तक कोई नहीं है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आप परसेंटेज ऑफ इन्फेक्शन देखें आफ्टर वैक्सीन तो वो बहुत कम है जी। और उसका जो इम्यून सिस्टम जो वो एंटीबॉडीज और जो उसका इम्यून सिस्टम, समझ लो लेमन लैंग्वेज में, इम्यून सिस्टम को जो बना रहा है वो दूसरी कोई वैक्सीन अभी इसके आसपास भी नहीं है इन दोनों पे। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस हार्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे थे, आसान शब्दों में दर्शकों को समझने वाली भाषा में अगर हम बात करें तो ये किस तरीके से डेवलप हो पाती है? इसके लिए व्यक्ति को क्या किस तरीके की दिनचर्या रखनी चाहिए, कौन सी इसके लिए डाइट लेनी चाहिए, और कितने दिन तक मैक्सिमम ये हमारी बॉडी में रिमेन रह सकती है, अवेलेबल रह सकती है? देखो, हार्ड इम्यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है। उसमें क्या है कि एक बार अगर आपको वायरस ने अफेक्ट करा तो वायरस का बॉडी के अंदर जो हमारी जो इम्यूनिटी है उसके अंदर 2 सेल्स होते हैं, मेमोरी सेल्स और टी सेल्स। एम सेल्स और टी सेल्स हम इनको बोलते हैं। तो मेमोरी सेल्स के अंदर क्या होता है कि कोई भी बाहर का इन्फेक्टेड एजेंट अगर हमारी बॉडी के अंदर आता है तो मेमोरी सेल में वो स्टोर हो जाता है। अगर वो मेमोरी सेल में स्टोर है तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज क्रिएट कर देता है। जब एंटीबॉडीज बन जाती हैं बॉडी के अंदर और दोबारा ये चीज हमारी बॉडी के अंदर आती है तो जो हमारी एंटीबॉडीज है वो इनको खत्म कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं हार्ड इम्यूनिटी जी। वो 6 महीने से लेके और 2-3 साल तक रहती है आपकी बॉडी के अंदर। इट बेंड करता है पर्सन टू पर्सन एंड बॉडी टू बॉडी। और जो आपने कहा कि किस तरीके से हम बच सकते हैं और क्या हमारे पास प्रिकॉशंस हैं, तो देखिए, प्रिकॉशन के तौर पे मास्क सबसे जरूरी है। सेकंड हैंड सैनिटाइजेशन, आप सैनिटाइज तो करते रहिए, ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब, मास्क को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। कहा जा रहा है कि अब डबल लेयर मास्क पहनना चाहिए, और कई लोग तो अब डबल मास्क पहन रहे हैं। मास्क भी कई तरीके के हैं, सर्जिकल है, N95 है, कॉटन मास्क है, ठीक है। मास्क जो आपका कपड़े का मास्क है वही आपके लिए सफिशिएंट है अंटिल अनलेस आप बहुत क्राउडेड एरिया में नहीं जा रहे हैं और कोरोना के जो पेशेंट है उनके फर्स्ट कांटेक्ट में आप नहीं आ रहे हैं। दूसरा है N95 मास्क। N95 मास्क की आपको जरूरत नहीं है, जो कॉमन लोग हैं उनको जरूरत नहीं है। N95 मास्क की जरूरत केवल हेल्थ एक्सपर्ट्स को है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं कोरोना पेशेंट के, या फिर आपके घर में कोई कोरोना पेशेंट है और आप उसकी देखभाल कर रहे हैं, आप उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, देन आपको डबल मास्क या फिर N95 मास्क की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर साहब, अभी तक इस जी बताइए। अभी तक इस बीमारी को लंग डिसीज कहा जा रहा था कि ये फेफड़ों पर अटैक करती है, लेकिन कई दिनों से ऐसे केस सामने आए हैं और खासकर हमारे इस मीडिया के क्षेत्र में कई नामचीन पत्रकारों ने हार्ट अटैक से अपनी जान गंवाई है।
तो क्या लगता है अब ये वायरस की फॉर्म चेंज हो गई है या फिर उनकी जो मौत हुई उसका कोरोना से कनेक्शन नहीं था कोई भी? नहीं, डेफिनेटली उनकी मौत का कोरोना से कनेक्शन था। बिल्कुल, कोरोना करता क्या है, कोरोना आपकी इम्यूनिटी को एकदम खत्म कर देता है और उसके साथ जो आपको कोमॉर्बिड डिजीज है, जरूरी नहीं है लंग्स ही हो, आपको अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको किडनी की प्रॉब्लम है, आपको लीवर की प्रॉब्लम है, या कोई भी ऐसे वाइटल्स जो और हमारी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या करेगा कि ये इम्यूनिटी एक तरफ आपकी खत्म कर देगा और दूसरी तरफ आप उन मेडिसिन पे या उन चीजों के लिए जो कोमॉर्बिड डिजीजेज आपकी हैं उनके लिए आपका जो बॉडी का एक सिस्टम है, जो एक इम्यूनिटी है, जो एक आपकी बॉडी की उनके अगेंस्ट जो है एक पावर है, उस पावर को खत्म कर देगा। अब डायबिटीज है, डायबिटीज में क्या है, इंसुलिन आप ले रहे हो और साथ में आपको कोरोना हो गया, तो क्या हो गया कि इंसुलिन जो आपकी बॉडी एक तरफ से एक मतलब ये समझ लो कि एक बैसाखी के ऊपर चल रही थी, आपने दूसरी भी ले ली कोरोना के रूप में, तो उसमें कितनी देर तक आप फर्दर चल पाओगे वो डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी किस तरीके से उसको डील करती है। तो जो कोमॉर्बिड डिजीज का फिनोमिना है, इट्स नॉट ओनली अबाउट लंग्स, ये आपका कोई भी अगर दूसरा डिजीज आपकी बॉडी के अंदर है तो उसकी मोर्टेलिटी को बढ़ाने के काम मतलब काम करेगा ये आपकी। इस वजह से जो हार्ट अटैक आप देख रहे हैं, जो किडनी फेल्योर आप देख रहे हैं, या फिर जो लंग्स की डिजीजेज हैं जिनको अस्थमा था उनको आप देख रहे हैं, तो उनमें ये मैसिव तरीके से फैल रहा है। डॉक्टर साहब, कई लोगों में देखने को आ रहा है कि एकदम से सडन अब चेस्ट पेन जैसी स्थितियां सामने आ रही हैं, लोगों को चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है एकदम से, तो ऐसे में कब तक उनको अपने घर पर रुकना चाहिए और कौन से लक्षण चेस्ट पेन के साथ साथ अगर आ जाए तो फिर उनको अब ये कंफर्म हो जाए कि हाँ नाउ अब डॉक्टर के पास जाना है? देखिए, अगर चेस्ट पेन की कंडीशन है तो चेस्ट पेन की कंडीशन में यू हैव टू रश हॉस्पिटल। सेकंड, अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 80 के आसपास आ रहा है, यू हैव टू गो। आपका अगर कोई अगर कोमॉर्बिड डिजीज है और उसका आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं, इट माइट बी लंग, लिवर, किडनी, हार्ट, व्हाटएवर, जो भी आपको कोमॉर्बिड सिम्टम दिख रहे हैं तो यू हैव टू गो द हॉस्पिटल। अदरवाइज आपको अगर फीवर है, फीवर आपका नॉर्मल है और जो आपकी जो डिजीजेज है वो कंट्रोल में है, तो आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोविड में 80% पेशेंट घर पे सही हो सकते हैं। आपको फीवर है, आपको कफ है, आपको डायरिया है, आपको बॉडी एक है और आपके जो डॉक्टर्स के सलाह से जो आप दवाई ले रहे हैं और अगर आप घर पे अपने आप को आइसोलेट कर देते हैं तो 80% पेशेंट होम आइसोलेशन से सही हो रहे हैं, जिसमें आपको अपना टेम्परेचर प्रॉपर मेजर करना है और ऑक्सीजन सैचुरेशन का जो SpO2 है वो आपको सही से अपना मेजर करना है, तो आप घर पर भी सही हो सकते हैं। ऑक्सीजन सैचुरेशन मिनिमम कितना सेफ माना जाए? देखिए, डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन और बॉडी टू बॉडी। 90 के कम होते ही यू हैव टू सीक द मेडिकल असिस्टेंस। अगर आपका 90 तक है तो दैट्स ओके। अगर 85 से डाउन जा रहा है तो यू हैव टू गो हॉस्पिटल, या फिर आप अपना ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ ले लें। अपना ऑक्सीजन सिलेंडर घर पे ही यूज करें उसको। अगर आप में इक्विप्ड हैं तो आप घर पे भी ऑक्सीजन अच्छा डॉक्टर साहब, कई लोग ऐसा बताते हैं कि इसमें एक प्रोनिंग प्रोसेस है, एक जिसमें पेट के बल लेट के और ऑक्सीजन की जो सक्रियता होती है उसको बढ़ाया जाता है, कितनी हेल्पफुल है ये? देखिए, वो सारी चीजें अपनी जगह सही हैं, लेकिन जो मेडिकल एड है यू हैव टू सीक मेडिकल एड। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको मेडिकल एड लेना ही है, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, 3rd to 4th डे अगर आपको कंटिन्यूएशन में फीवर है, 5th डे हम क्या करते हैं, चेस्ट एक्सरे लेते हैं एंड देन चेस्ट सीटी स्कैन करवाते हैं। अगर उसमें हमें कुछ मिलता है तो चेस्ट सीटी स्कैन करवाते हैं। जो सीटी का स्कोर है अगर वो 15 से ऊपर जाता है, 5 के स्कोर होता है, वो 5 कंपोनेंट को हम देखते हैं, लेफ्ट लोब, राइट लोब, लेफ्ट लंग, राइट लंग का पूरा हम एक वो देखते हैं। उसमें अगर आपका 15 से ऊपर है तो यू हैव टू बी इन मेडिकल सुपरविजन। डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ स्टेरॉइड्स की भी बात की जा रही है कि अगर शुरुआत में अगर आपको बहुत दिक्कत हो रही है तो लोग एकदम से स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं,
कितने सेफ माने जा रहे हैं ये स्टेरॉइड्स? देखिए, स्टेरॉइड्स अगर आप विदाउट मेडिकल सुपरविजन के ले रहे हो तो इट माइट बी डेंजरस, माइट बी क्या, इट इज डेंजरस। और अगर आप मेडिकल सुपरविजन के साथ उन चीजों को ले रहे हो, आप प्रॉपर अपने डॉक्टर से बात कर रहे हो, आपके डॉक्टर आपको गाइड कर रहे हैं और उसके बाद आप स्टेरॉइड ले रहे हो, तो दैट इज सेफर हैंड, यू आर इन सेफर हैंड। बट अगर आप अपने मन से ले रहे हो, क्योंकि स्टेरॉइड्स आप एक तो आपको कोरोना हो रखा है, आपकी बॉडी की पावर वैसी वीक है, उसके ऊपर से आप स्टेरॉइड्स को अगर ले रहे हो वो भी विदाउट मॉनिटरिंग, विदाउट मेडिकल सुपरविजन, तो ये आपके लिए डेंजरस है एंड इट माइट बी फेटल। अच्छा डॉक्टर साहब, कई तरीके के पेशेंट्स हैं, बहुत से अभी ये जो लहर देखी जा रही है इसका असर बहुत ज्यादा यूथ और जो एडल्ट हैं उनके ऊपर पड़ रहा है। ये नया तरीका का जो म्यूटेंट है, क्या इस पर जो अभी हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर है उसके द्वारा रोक लगा दी जाएगी, या फिर जैसे ये 2DGI इसी की तरह से एक सीरीज ऑफ मेडिसिन जो है वो अंडर पाइपलाइन है? देखिए, जो ये 2DG जो एक नई मेडिसिन अभी आई है, देखिए ये भी हेल्प करेगी और मेडिकल जो हमारा सिस्टम है वो इक्विप्ड है अभी। जो ऑक्सीजन की कमी थी, वो ऑक्सीजन की कमी काफी हद तक करेक्ट कर ली गई है। और वो चीज जो है, अब देखो इसका पीक जो है, इसका पीक अब आप मई के बाद आप देखोगे तो जो केसेस हैं, नंबर ऑफ केसेस भी कम होने शुरू हो जाएंगे मई के एंड तक। और जो एक वायरस एक नेचर होती है पीक करके डाउन आने की, वो मई के एंड तक आ जाएगा और हेल्थ सिस्टम यह सफिशिएंट है। कहीं ना कहीं एक ही शायद मेरे को लगता है कि एक ही शायद इंडियन गवर्नमेंट ने गलत करा कि जो आपने वैक्सीनेट करा एबव 60, उसके बजाय अगर आप यूथ को वैक्सीनेट करते तो ये जो इफेक्ट दिखा है इतना इफेक्ट नहीं दिखता। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मान लीजिए एक पेशेंट है, उसको कोरोना हो गया और कोरोना से वो रिकवर भी कर गया, जो हर्ड इम्यूनिटी उसके अंदर बिल्डअप हुई है कितने दिन तक उसको रोक सकती है, कितने दिन तक समझा जाए कि वो कोरोना से सेफ है? देखो, सेफ वाली बात नहीं है, प्रिकॉशन आपको फिर भी लेनी है। हाँ। एंड जो उसकी हार्ड इम्यूनिटी है, हार्ड इम्यूनिटी 6 मंथ टू 3 ईयर तक होता है और ये भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, इसके बॉडी के अंदर कितने वो इफेक्ट कर पाया है। मतलब आप कोरोना से ठीक हो गए हैं, फिर भी आपको वही सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। बिल्कुल, यू हैव टू टेक ऑल द प्रिकॉशन। और कोरोना से ठीक होने के बाद कितने टाइम पे वैक्सीन जो है वो लेना ठीक रहेगा, कितने समय बाद वैक्सीन ली जा सकती है? आफ्टर 1 मंथ। आफ्टर 1 मंथ। लेकिन इसी के साथ कई ऐसी माएं हैं जो फीडिंग करा रही हैं, स्तनपान करा रही हैं, उनके लिए वैक्सीन कितनी सेफ है? देखो, उनकी गायनेक और जो उनके फैमिली फिजिशियंस हैं उनको उनसे एक बार कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि फीडिंग के टाइम पे बहुत सारी चीजें और भी उसके आसपास होती हैं एंड यू आर फीडिंग अ बेबी, राइट? तो उसमें आप अपने गायनेक को और अपने फैमिली फिजिशियंस को, मेडिकल हिस्ट्री भी इसके पीछे काफी हद तक डिपेंड होती है कि क्या नॉर्मल बेबी था, नहीं था, प्रीमेच्योर था, या फिर जिसको फीडिंग करवा रहे हो उस बेबी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई किसी तरीके की डिजीज तो नहीं है, या फिर माँ को कोई डिजीज तो नहीं है, थायराइड तो नहीं है। ये बहुत सारा पीछे का एक बैकग्राउंड होता है किसी भी वैक्सीनेशन के लिए। तो वो अपने फैमिली फिजिशियन एंड गायनेक से जरूर कंसल्ट करें, अदरवाइज इट्स सेफ फॉर देम। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो है सेकेंड वेव हमारे देश में चल रही है, बात की जा रही है कि थर्ड वेव भी आने वाली है और ये बच्चों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे में जो न्यू इन्फेंट्स हैं उनके लिए किस तरीके की गाइडलाइंस आप उन माओं को देना चाहते हैं जिससे वो इस आने वाली महामारी से कुछ थोड़ा हद तक शील्ड बना के रख सकें? देखिए, जब तक वैक्सीनेट ये थर्ड फेज आता नहीं है तब तक कहना थोड़ा मुश्किल है। और दूसरी चीज इसमें ये है कि अगर मदर का बच्चा जो है मदर का दूध ले रहा है और इन्फेंट जो है, तो वो काफी हद तक उसकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करके रखता है अंटिल अनलेस कि वो किसी डिजीज के साथ ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर पंकज पैनोली जी इस टीवी 100 से बात करने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए।